मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरुराज सर। आज हम लोग लेके आए हैं सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है ना, बिलियन चैप्टर का हम लोग लेके आए हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ में उसके व्याख्या एक्सप्लेनेशन जो होता है सबको देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्लास 12 केमिस्ट्री का बीएसपी एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में लगभग आने वाले प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ये वीडियो है ना। और साथ में आप कंटिन्यूअस पूरे ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन तक देख लीजिएगा। चैप्टर संख्या 2 की बात करने वाले हैं, बिलियन की बात करने वाले हैं। जितने ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारी समझ से आपके एग्जाम के लिए अच्छे हैं, बहुत आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन ऑब्जेक्टिवों को रखा गया है। तो पहले बात हम करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखिए हमारे पास में क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में है कि किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। देखिए किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कहीं ना कहीं राउल्ट के नियम के आधार पे होगा। किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम के आधार पे वाष्प दाब होगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया होगा, थ्योरी जब आप पढ़े हुएगा कि मान लेते हैं कि ये शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ना। और फिर मुझे क्या करनी है, फिर मुझे एक विलयन बनानी है। इस शुद्ध विलायक में जो है अवाष्पशील घटक को मिलानी है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील घटक को मिलाएंगे तो इनका जो वाष्प दाब निकल के आएगा, उस वाष्प दाब में कहीं ना कहीं शुद्ध विलायक की तुलना में कमी आ जाएगी। इसे वाष्प दाब में अवनमन, अपेक्षिक अवनमन का टॉपिक आया था। उसके आधार पे हम लोग क्या जानते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, सॉरी विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इसी को तो अवनमन कहा गया था राउल्ट के नियम के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन संख्या सेकंड सही है। क्या सही है कि शुद्ध विलयन मतलब विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से घट जाएगी, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो करेक्ट सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव, पहले नंबर ऑब्जेक्टिव का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। आप लोग टिकअप कर लीजिएगा, आंसर भी देना है आप लोग को, इसलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम लोग करें, सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम लोग करें तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे पास में सीएनजी का मुख्य रूप क्या है। बहुत से बच्चे जो है ब्यूटेन को लेकर चलने लगते हैं सीधा, है ना। एलपीजी और सीएनजी में डिफरेंट है। एलपीजी और सीएनजी में क्या है, डिफरेंट है। एलपीजी में ब्यूटेन का प्रयोग होता है, लेकिन सीएनजी में हमारा जो है मुख्य, इसके जो मुख्य घटक कहें हम लोग सीएनजी का, वो मुख्य घटक क्या होता है हमारा, मीथेन। क्या होता है, मीथेन इसका मुख्य घटक होता है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, मीथेन होने वाला है। क्या होने वाला है, मीथेन होने वाला है। और थर्ड नंबर को ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग करेंगे, थर्ड की बात करने वाले हैं। थर्ड हम लोग आते हैं बोरेक्स, सुहागा नहीं। तो बोरेक्स का ऑब्जेक्टिव आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो अर्थो बोरेट नहीं होता, Na2B4O7 इंटू 10H2 ना, 7H2। सोडियम टेट्राबोरेट इसका आंसर होगा। और इसमें हाइड्रेट शब्द का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जल के अणु इसमें ऐड किए जाते हैं। किसके अणु, जल के अणु। तो बोरेक्स का रासायनिक जो नाम है वो क्या होगा, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या नाम होगा इसका, सोडियम टेट्राबोरेट। फिर हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव किस पे है सर, अब ऑब्जेक्टिव में दम आया। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि HCl और H2O, मतलब हमारे पास में H2O है और हमारे पास में HCl है। अब H2O और HCl जो है, इन दोनों का एक स्थिर क्वाथी क्या बनाया गया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बनाया गया हमारा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया गया है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है आपको बता दें हम कि कुछ ऐसे भी दो द्रव होंगे जिसको आपस में मिलाएंगे। जैसे मान लेते हैं H2O है, HCl है, दोनों का उबलने का जो टेम्परेचर होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। क्वथन पॉइंट जो होंगे, क्वथनायक पॉइंट जो होंगे, दोनों का अलग अलग होंगे। लेकिन जब हम दोनों को, चाहे HCl रहे चाहे हमारा H2O रहे, हम दोनों को जब क्या करते हैं एक ही साथ, जब हम दोनों को एक ही साथ क्या करते हैं
कि मतलब जब एक ही साथ दोनों को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब एक ही साथ गर्म करते हैं तो एक ही प्रकार के टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देता है। एक ही प्रकार के टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देता है। जब एक ही प्रकार के टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देगा तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इजियोट्रॉपी मिक्सचर कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि सर HCl और H2O ये दोनों के मिक्सचर का स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा, तो ये होगा हमारा एक की मात्रा होगा 80 के समथिंग, एक होगा 20%, 2% HCl। मतलब हमारे पास में HCl कितना है, 20.2% होंगे। अगर यहाँ पे जल पूछ ले आपसे, जल, तो सर क्या आप राइट कर सकते हैं, सर हम कर सकते हैं कि एक समय से हम लोग क्या करते हैं 20.2% को घटा लेते। तो अगर मानिए कहेगा कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में है ना होगा, और यहाँ पे हम लोग को HCl की मात्रा हटा देता और यहाँ पर से HCl का मात्रा हटा देता और H2O की मात्रा लगा देता, तो हम क्या करते, H2O को फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, HCl की मात्रा पूछा, ठीक है। इसलिए हम लोग HCl की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले हैं, HCl की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि HCl कितनी होगी। अगर जल का पूछता तो हम लोग जल का मात्रा बताते, ठीक है। HCl की मात्रा कितनी होने वाली है, 20% के लगभग में होगी, यानी 20.2% HCl आने वाली है। मतलब अगर H2O की मात्रा आता तो हमें एक समय से 20.2% को घटा लेते, जो मात्रा हमारा आती है 79.8, वो हमारा जल के मिश्रण होती है। किसकी मिश्रण होती है, जल के मिश्रण होती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं, ये सेकंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला जो हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं वो हम देख लेते हैं क्या आने वाला है जी। निम्न में कौन से ऑक्साइड विद्युतीय गुण को दर्शाता है। चलिए, ये तो इससे पूर्व का भी क्वेश्चन था। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर के MCQ को देखे होइएगा तो वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इससे पूर्व के चैप्टर का था, ये फर्स्ट चैप्टर का ही था, है ना। जिसका आंसर क्या होगा हमारा CrO2। क्या होगा हमारा CrO2। इसका आंसर क्या होने वाला है CrO2, ठीक है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। हाँ सर, इसको निकाला कैसे जाए, तो डी ब्लॉक में हम आपको निकालने का तरीका सिखाएंगे, तो आप सब्र कीजिए इसके लिए, है ना। फिर अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। तो समुद्र जल का परिसारक दाब जो होता है 1 ATM तो बिल्कुल नहीं होता है, 20 ATM भी बिल्कुल नहीं होता है, 10 ATM भी नहीं होता है। कितना होता है हमारा 30 ATM के बराबर होता है। तो हम लोग 30 ATM पर टिक लगाने वाले हैं कि समुद्र का परिसारिक दाब कितना होता है, 30 ATM के बराबर होता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे तो वेरावदार ठोस, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कहा था, ये भी पहले चैप्टर का है। ग्रेफाइट जो कि हमारा नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, सिलिका कार्बाइड भी होते हैं, ठीक है, क्रोम एलम भी होते हैं। हमारे पास क्वार्टर्ज रह गया। क्वार्टर्ज जो है एक प्रकार का बेरवादार, बेरवादार क्या है, ठोस, जिसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस, है ना। क्या बोलते हैं इसको, नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस। तो ये हमारे पास में क्या होता होगा, क्वार्टर्ज होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तो चलिए आ गया आइसोटोनिक विलयन। देखिए, अगर यहाँ पे इसका अगर हिंदी लिख देता, आपको क्या लिखता है, हिंदी। आइसोटोनिक विलयन का अगर हिंदी लिख देता तो आप एक बार क्वेश्चन को देखते और आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होता है संप्रासरी विलयन। संप्रासरी विलयन। सर, संप्रासरी विलयन का मतलब क्या होता है, वह दो विलयन जिनका प्रासरण दाब बराबर होते हैं, वह दो विलयन जिनका प्रासरण दाब बराबर होते हैं, उन विलयन को संप्रासरी दाब कहते हैं, प्रासरी विलयन कहते हैं। तो परिसारिक दाब जिसको हम बोलते हैं प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर
इक्वल होंगे वो कहलाएगा समप्रासरी विलयन, आइसोटोनिक विलयन। तो प्रासरण दाब ही इसका आंसर होने वाला है। हिमांक बिल्कुल नहीं चलना है हमें, कतनांक बिल्कुल नहीं, और ये ऑल का ऑप्शन तो पहले ही काट देना है, ठीक है। प्रासरण दाब जिसका बराबर होगा उसे हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं, समप्रासरी विलयन कहते हैं। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आने वाले हैं वो 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए दो द्रवों का मिश्रण, द्रवों का मिश्रण, ठीक है, स्थिर संघटन पर उबलता है। मतलब सर क्या कि दो द्रव को, जैसे मान लीजिए इससे पहले हमने HCl को और मैंने H2O को मिलाया था, तो दो द्रव को मैंने आपस में मिलाया, HCl को और H2O हमने दो द्रव को आपस में मिलाया, तो इसका क्वथनांक कुछ और होगा। उबलने की पावर तो अलग अलग विलयन की अलग अलग होती है, तो ये कुछ और पे उबलेगा, ठीक है, ये हमारा जो है किसी और टेम्परेचर पे उबलेगा, और इसका क्वथनांक जो होगा कुछ और, जैसे 100 होता है ना, इसका 100 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस, तो इसके 373 केल्विन, इसका उबलने का जो है अलग एक टेम्परेचर होगा, इसका उबलने का टेम्परेचर अलग होगा। लेकिन इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये एक ही टेम्परेचर पे, ये 20.2% मिलाया जाएगा और ये 79.8% मिलाया जाएगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये एक ही तापमान पर उबलना शुरू करेगा। जब एक ही तापमान पर उबलना शुरू करेगा तो इस प्रकार के जो हमारा मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या नाम होता है इसका? स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब दो अलग अलग जो हमारा अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव को एक साथ मिलाकर जब उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक ही तापमान पर उबलना शुरू करता है। जब एक ही तापमान पर उबलना शुरू करेगा तो इस प्रकार के जितने हमारे पास मिक्सचर होंगे उसे हम बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक। क्या नाम होता है इसका? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब हुआ एजोट्रॉप। क्या हुआ? एजोट्रॉप। पूरा नाम नहीं दिया। ठोस विलयन एलियन हटा दीजिए पहले, एलियन तो देखना ही नहीं है, ठीक है। भारत या पृथ्वी पर एलियन कहाँ से आएगा, ये हटाइए पहले, ठीक है। हिमांक मिश्रण भी हटा लीजिए। और ये हमारा क्या जाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो कि एक ही संगठन पर दोनों द्रव को उबाल दिया जाएगा। तो एजियोट्रॉप इसका मतलब आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 10 नंबर है। 10 नंबर पे हम लोग आते हैं, तो देखिए आ गया वो क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में होने वाले हैं इस बार। आदर्श, सर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको आइडियल, क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी की बात कर रहा है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? तो हम आपको बता दें, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम के अनुसार, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर क्या नाम है इसका? आदर्श विलयन। इसका नाम सर क्या है? अनादर्श विलयन। दो प्रकार के विलयन जो है राउल्ट के नियम के अनुसार दिया गया था। एक था हमारा आदर्श विलयन, एक था हमारा अनादर्श विलयन। सर आदर्श विलयन क्या होता है? जो सभी सांद्रण पर राउल्ट के नियम को, राउल्ट का नियम जो होता है उसको पालन करता है। क्या होता है? PA बराबर P0A(x)A या PB बराबर P0B(x)B, है ना। इसका अगर पालन करता है तो वो आपको आदर्श विलयन कहलाता है। लेकिन जो राउल्ट के नियम P=P0A(x)A और P=P0B(x)B, मतलब जो सभी सांद्रण पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन में राउल्ट के नियम का पालन किया जाता
जाता है और अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि इसमें जो है एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा डेल्टा एच, देखिए अब हमको बता देते हैं, आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे, ठीक है। दूर तक ले जाएंगे मतलब होता है कि एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, आप पढ़े होइएगा सर, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में आपको डेल्टा एच आ रहा था ना, डेल्टा एच जो आ रहा है इसी को बोलते हैं एंथैल्पी, और आदर्श विलयन के लिए होता है ये 0, लेकिन अनादर्श विलयन के लिए एंथैल्पी क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब 0 से ऊपर भी होगा। जब से 0 से ऊपर होगा तो इस प्रकार के अनादर्श विलयन को धनात्मक विचलन कहेंगे, मतलब पॉजिटिव डेरिवेशन कहेंगे। और अगर 0 से कम होगा तो इस प्रकार के अनादर्श विलयन को हम लोग ऋणात्मक विचलन कहेंगे। तो डेल्टा एच का वैल्यू 0 आ गया, किसमें, आदर्श सॉल्यूशन में। कहा गया, आदर्श सॉल्यूशन में, मतलब सर डेल्टा एच का वैल्यू 0 होगा, मतलब शून्य होगा। क्या होने वाला है सर, शून्य होने वाला है, शून्य हो गया, क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा आदर्श विलयन के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर होगा। हाँ नहीं ये प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस जब भी होगा डेल्टा एच तो प्लस होगा अनादर्श के लिए, प्लस होगा धनात्मक विचलन के लिए, किसके लिए होगा, धनात्मक विचलन के लिए, और माइनस किसके लिए होगा, ऋणात्मक विचलन के लिए होगा। सर शून्य नहीं होगा, ठीक है, आप सही से किताब देखिए, यही होगा, ठीक है। धनात्मक विचलन के लिए प्लस होगा, ऋणात्मक के लिए माइनस होगा, और शून्य आदर्श के लिए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग आएंगे 11 की ओर आएंगे, है ना। जब क्वेश्चन संख्या 11 की ओर आएंगे, 11 की ओर आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 और ये सर 11, देखिए अब देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो आपके लिए अच्छे है, फिर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होता है कि विलयन में विलेय, सर विलयन में विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाज, सर मोल अंश, ठीक है। बहुत बच्चे प्रभाज नहीं जानते हैं, तो मोल प्रभाज को मोल अंश कहते हैं, सर अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन। क्या होता है गुरुजी, मोल फ्रैक्शन। चलिए योग कितना होता है, मतलब सर विलयन में विलेय का मोल प्रभाज अगर हम निकालते हैं और विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं, सर तो मोल प्रभाज जो निकालेंगे दोनों का, उसका योग सम कितना होगा, उस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। चलिए हम लोग आते हैं ना, चलिए देखिए पहले हमारे पास में है विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। गुरुजी विलायक का मोल प्रभाज की बात करेंगे तो होगा हमारा एटा ए, क्या होगा हमारे पास में, एटा ए। एटा ए होता है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब बट्टा में क्या होगा, विलेय की मोल, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब प्लस में होगा हमारा विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। सर एटा ए इजकल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, विलायक की मोलों की संख्या बट्टा विलायक की मोलों की संख्या प्लस विलेय की मोलों की संख्या। फिर अगर हम लेके आते हैं विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज लेके आते हैं, सर इसी प्रकार से लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, और बट्टा में हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, हम लोग करेंगे विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मतलब सर क्या होगा, एन एटा बी इजकल टू, एटा बी होता है इसका एटा बी, तो एटा बी इजकल टू एन बी, क्या होगा हमारा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अब सर क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि एटा ए प्लस एटा बी का योग पूछ रहा है ना। सर एटा ए क्या आया है, तो आया है एन ए, क्या आया है
एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, एटा भी क्या है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए तो एन ए प्लस एन बी आएंगे नीचे, तो एन ए प्लस एन बी, ऊपर में देखिए लघुत्तम सेम है तो सेम चीज लिखाएगा एन ए प्लस एन बी। सर काट दीजिए ना, कितना कट के आ गया एक, मतलब गुरुजी हमारा जो आंसर आने वाला है वो एक आने वाला है, कितना आएगा एक, यानी विलयन में विलय का और विलायक के मूल प्रभाज यानी मूल अंश का योग एक के बराबर होते हैं। कितने के बराबर? एक के बराबर। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 10-11 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक का भी सोल्यूशन आपने देखा होगा। मास्टर स्ट्रोक के साथ हम बता रहे हैं कि विलायक का मूल प्रभाज अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि एटा ए इक्वल टू एटा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। अगर विलय का पूछे तो विलय का भी आप लिख सकते हैं। मतलब मैंने एक क्वेश्चन को बताया है ना, लेकिन आपके पास आंसर बहुत सारे का हो गया है ना, इसलिए लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और आंसर देते रहिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए, शेयर करिए, बहुत शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। आइए गुरुजी, विलयन का क्वथनांक उन्नयन, सर टी बी, सर याद कीजिए समानुपाती होता है किसके? स्मॉल एम के। याद कीजिए क्वथनांक उन्नयन क्या था, क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होते हैं मोललता के समानुपाती, मोललता को सांद्रण भी कहते हैं, तो मोललता के समानुपाती मतलब पहला सांद्रण के समानुपाती। करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। देखिए इन्वर्सल क्या होता है पता नहीं होता, वृत्त का अनुपात में उल्टा होता है, ये गलत हो गया, ठीक है, पहले सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 की बात करते हैं हम लोग, 12 की, तो कहता है तनु विलयन का क्वथनांक उन्नयन। 12 क्वेश्चन में किया है ना, हाँ 12 किए हैं, 13 में आते, 13 में। चलिए 13 क्वेश्चन, 13 शुद्ध पदार्थ का हिमांक क्वथनांक बिंदु, शुद्ध पदार्थ का चाहे हिमांक रहे या क्वथनांक रहे वो फिक्स होता है, जैसे जल है, जल का हिमांक और क्वथनांक फिक्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा निश्चित होता है, ठीक है, एक ही होता है, एक ही होता है। हाँ ये क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, पहले हिमांक अलग होता है, क्वथनांक अलग होता है, लेकिन शुद्ध पदार्थ के लिए हिमांक और क्वथनांक एक ही होता है, ठीक है, मतलब वो फिक्स होता है कि मानिए कि अगर जल है H2O है तो 0 डिग्री पर ये फ्रीजिंग करेगा और 100 डिग्री पर ये जो है बॉइलिंग करेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। शुद्ध पदार्थ के लिए क्या है फिक्स है, इसके लिए ये अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम अपना मन से 88 डिग्री पर है ना उबाल देंगे, अपना मन से जो है 150 माइनस में जो है फ्रीजिंग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। होगा जब भी होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होगा और क्वथनांक हमारा एक सही होगा, ये फिक्स है, इसलिए ये निश्चित होते मतलब एक ही होते हैं। चलिए अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमांक में अवनमन स्थिरांक सभी विलयकों के लिए अलग होता है। देखिए अगर आपको आप पूछ रहा है यहाँ पे के एफ का वैल्यू, के एफ का वैल्यू आप अपने पाठ्य पुस्तक को उठा के देखिएगा तो वहां पर जल के लिए अलग 1.8 करके समथिंग लिखा होगा, हर व्यंजन के लिए अलग लिखा होगा, हर फिनॉल के लिए अलग लिखा होगा, सभी के लिए जो हमारा हिमांक में अवनमन स्थिरांक है उसका वैल्यू अलग अलग लिखा होगा। मतलब अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होती है, भिन्न होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बेंजीन है विलायक में तो जल वाला हम लिख देंगे के एफ, कभी नहीं लिख सकते हैं, बेंजीन का ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 15 नंबर पे चलते हैं। हिमांक में अवनमन विधि उपयोग किस प्रकार के पदार्थ के उपयोग के लिए करते हैं, किस प्रकार के पदार्थ के उपयोग के लिए करते हैं, है ना। हिमांक में अवनमन विधि का प्रयोग किस प्रकार के अवाष्पशील घटक को मिलाने का काम करते हैं ना, तो अवाष्पशील घटक चाहे वो द्रव हो ठोस हो कोई भी हो। हाँ गैस की बात तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, गैस के लिए हेनरी का नियम आता है और ये अनुसंख्यक गुणधर्म है तो द्रवी होगा। वाष्पशील के लिए रूल नहीं देखे हमने, अवाष्पशील घटक जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील घटक को मिलाते हैं तो अवाष्पशील ही लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है आंसर इसका। चलिए 15 के बाद हम लोग 16 में आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, देखिए क्वथनांक में उन्नयन, किसमें उन्नयन, क्वथनांक में, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन यानी के बी
केबी, केबी समानुपाती भी एम होता है, यानी सांद्रणी के समानुपाती होते हैं। किसके? सांद्रणी के। याद कीजिए केबी समानुपाती होता है, सॉरी केबी कहा गया, टीबी, टीबी समानुपाती गलत है, टीबी, टीबी समानुपाती, इससे पहले भी गलत बताया गया हुआ, तो सही कर देगा। टीबी होता है बराबर हो जाएगा केबी हो जाएगा डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी गुना में 1000 और बट्टा में डब्ल्यू ए। याद कीजिए, पता है डब्ल्यू ए ना, ये होता है। तो किसके? सांद्रण के समानुपाती। तो इसका भी आंसर क्या हो सकता था? ये होगा सांद्रण के समानुपाती। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, अगले का। तो सर घोलक के अपेक्षा घोल का हिमांक, देखिए घोलक में लिख लीजिए विलयन, सॉरी विलायक, और ये विलयन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। हिमांक में क्या होता है? अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, कहा गया कमी, कमी आंसर हो गया, ठीक है। हिमांक तो क्या होता है? अवनमन, कमी, कमी मतलब क्या? कम हो जाना, सिंपल बात है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है, ताप दाब को चेंज नहीं करना है। 1 मोल गैस का आयतन होता है। देखिए आयतन मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर ही लेके चलना है और उसमें 1 मोल का बताना है, तो मोलरता होता है। क्या होता है? मोलरता, मोलरता है ना। देखिए मोलरता क्या होता है? यहाँ पर किलोग्राम होना चाहिए था, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है? यहाँ पर तुल्यांकी भार होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मोलरता कह दिया, आयतन कह दिया, तो हम लोग मोलरता को लेके जाएंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? केजी होना चाहिए था, और यहाँ पे तुल्यांकी शब्द आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोल प्लस में आयतन आ गया, मतलब वो कौन है? हमारा मोलरता होगा। क्या होगा? मोलरता होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर की बात हम लोग करते हैं। 19 नंबर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या। देखिए मोल प्रभाव तो हमारे समझ से एक नियतांक है, बट्टा है, तो फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो भिन्न की बात नहीं किया है। सामान्यतः तुल्यांकी भार की चर्चा भी नहीं किया गया है, और लीटर की बात कर दिया, मतलब आयतन, आयतन और ग्राम अणु। फॉर्मेलिटी शब्द आता है, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, क्या आता है? फॉर्मलता। और आपको हम याद दिला दे कि फॉर्मेलिटी जो है मोलरिटी के बराबर होता है। किस बराबर होता है? मोलरिटी के बराबर। तो इसका आंसर भी है मोलरता। क्या होगा हमारा? मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी जो है, ठीक है। तो मोलरता इसकी आंसर होगी, ठीक है। इसको आप लोग टिकअप कर लीजिए फिर से, है ना, डी नंबर ऑप्शन को। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 नंबर की, 19 तो हो चुका है। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, देखिए रिवर्स RO का कंसेप्ट जानते हैं, हेमा मालिनी जी प्रचार करते हैं। तो उससे होकर शुद्ध विलायक के, किसके? शुद्ध विलायक के अणु प्रवेश करते हैं। तो हम लोग विलायक के अणु को ही प्रवेश करेंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली SPM के द्वारा, है ना, सेमी परमेम्ब्रेन जो होते हैं उसके द्वारा विलायक के अणु भी पास करते हैं। तो विलायक का अणु इसका सही आंसर होने वाला है। फिर अगर बात हम कर लेते हैं निम्न में अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन है? 4 को याद कर लीजिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा कौन होगा हमारा? क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या होगा हमारा? सीमांक में अवनमन, चौथा क्या होगा हमारा? परासरण दाब। देखिए सर, चालकता हटाइए, सरफेस टेंशन हटाइए, परासरण दाब को सही कर लीजिएगा, परासरण तब दाब। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होने वाला है, परासरण दाब। इसके अलावे जो हम लोग जो है 22 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न में जो है, देखिए इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, CaNO3 का ट्वाइस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। CaNO3 का ट्वाइस। 1/2 गुणांक जब भी करेगा आयनों में तोड़ दीजिए,
तो Ca2+2 है, तो देखिए यानी कैसे Ca क्या है हमारा NO3 का ट्वाइस, ये 2 एक का आयन हो जाएगा, ये एक में एक का आयन हो जाएगा, ठीक है। तो NO3 माइनस एक 2 को प्लस एगो माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने 3, वांट गुणांक भी कितना होगा 3 होगा, है ना। ये तरीका है ठीक है निकालने का। फॉर्मूला होता है परीक्षण जो अणुओं की संख्या होगा फिर वास्तविक अणुओं की संख्या, ऐसे भाग लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये ठीक है आपका निकालने का, 3 होगा इसका, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम समतुल्यांक के लिए नॉर्मलिटी शब्द आते हैं। हमने आपको पहले कहा था नॉर्मलिटी शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे, है ना। n इजकल टू, जिसको n से प्रेजेंट करते हैं, n इजकल टू WB बटा EB गुने 1000 बटा में V लीटर, है ना। ये था नॉर्मलिटी, जिसमें तुल्यांक भार आता है, तो ये इसका सामान्यतः आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग अगर कर लेते हैं, हिमांक में अवनमन किसका अधिक होगा, जिसमें आयन की संख्या अधिक होगा। ग्लूकोज है ये भाई, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज बना दिए सर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज में आयन 0 होता है, नहीं टूटता, आयन में नहीं टूटता, आयन में नहीं टूटा, बात खत्म है। यूरिया में भी आयन कितना होता है 0 होता है। NaCl Na+Cl- कितने आयन 2 आयन, और ये होगा K2SO4 कितना होगा K+ और SO4 के ऊपर 2 माइनस, टोटल 3 आयन। आयनों की संख्या ज्यादा जहां पे होगा अपनमन वहां पे अधिक होगा। ए नंबर ऑप्शन को सही कीजिए, बल्ले बल्ले आपका हो चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, अंतिम 25 नंबर है। चलिए हम सोच रहे थे न्यूमेरिकल एक भी नहीं आ रहा, चलिए न्यूमेरिकल तो आ गया। मोलरता क्या होता है सर, M इजकल टू WB बटा में MB गुना में 1000 बटा में V, 250 ml है। चलिए 250 ml है, मतलब V का वैल्यू है 4 ग्राम हो गया WB का, तो 4 बट्टा NaOH का, N का हो गया 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, 40, कितना हो गया 40 गुने 1000 ऊपर और 250 ml हो गया नीचे आपका 0 0 0, ये बन गया हीरो। चलो 4 से 4 कट गया, 10 बट्टा 25, 2 बट्टा 5, 4 पंचे 20, 0.4 कितना आएगा हमारा 0.4, भाग लगा लीजिए ना। देखिए 2 को 5 से भाग लगाइएगा दशमलव, फिर 0, 4 पंचे 20, आ गया आंसर, है ना। चलिए इस प्रकार से हमारा जो अगला स्लाइड आने वाला है, इसमें बहुत सुंदर सी बात लिखी हुई है, थैंक यू, लेकिन हम लिखेंगे आपके लिए, खास के आपके लिए है ना, वेस्ट ऑफ लक। आपकी लक अच्छी हो, लेकिन लक अच्छी कब होगी, जब आप कहिएगा मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता आपकी शोर मचा दे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव के सीरीज को लेके, आज के लिए बस इतना ही, है ना। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी